अभी तक मैंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर कवर कर दिया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर को मैंने आपको एक स्टोरी भी के थ्रू भी कवर किया था, दूसरा मैंने एक ग्राफ के थ्रू भी कवर किया। होप आपने सभी ग्राफ को अच्छे से नोटिस किया हो। और मैं जो लिंक है उसके अंदर तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो पूरा का पूरा जो ग्राफ वाला जो पैटर्न है वो पूरा का पूरा डाल दूँगी, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। वो नोट्स है एक तरीके के, बस आप उस ग्राफ, मैंने जो स्टोरी समझाई है ना, बस आप उस ग्राफ को देखते ही वो पूरी की पूरी स्टोरी समझ जाएंगे, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं उसके बाद का कोल्ड वॉर। ठीक है, तो कोल्ड वॉर का जो मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था उसके ही कुछ ही साल बाद, 1-2 साल के डिफरेंस में ये कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो अब कोल्ड वॉर की बात करते हैं। तो कोल्ड वॉर स्टार्ट वैसे तो बोलते हैं 1947 में हुआ है, मगर ठीक है 1-2 के डिफरेंस में ही स्टार्ट हुआ। हाँ, इसका एंड कब हुआ ये किसी को नहीं पता। लोग बोलते हैं 1991 में इसका एंड हो गया था, मगर अगर देखा जाए कि कोल्ड वॉर की डेफिनेशन को मद्देनज़र रखा जाए और सोचा जाए तो मैं बताऊंगी कि अभी भी कोल्ड वॉर ख़त्म नहीं हुआ है। आइडियोलॉजी सेम है, सेम सोच है, बाकी और भी कंट्री शामिल हो गई है इसके अंदर। ठीक है, वी नेवर नो, भगवान ना करे कभी भी थर्ड वर्ल्ड वॉर इस कोल्ड वॉर की वजह से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो हम कोल्ड वॉर में फोकस करते हैं। तो कोल्ड वॉर एकदम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो स्टार्ट हुआ था कोल्ड वॉर, ये एग्जैक्टली है क्या? कोल्ड वॉर किसे कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल? ठीक है, ऐसा कोई नहीं कि ठंडा वॉर या हिंदी में से शीत युद्ध जरूर बोलते हैं, मगर ऐसा नहीं कि कोई बर्फ गिरी आती है वो ऐसा वाला वॉर है, वैसा वाला वॉर नहीं है ये। कोल्ड वॉर एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर युद्ध तो हो रहा होता है, वॉर तो हो रही होती है, मगर वो नहीं भी हो रही होती, मतलब ऐसा वातावरण होता है कि हाँ वॉर अब हुई कि तब हुई। अंदर ही अंदर लोगों के मन में, जो कंट्रीज़ है या लोग हैं उनके मन में अंदर ही अंदर कोई दुश्मनी पलती रहती है, वो अंदर ही अंदर घात करते रहते हैं, मगर एकदम डायरेक्ट आके आमने सामने लड़ते नहीं हैं। उसको जैसे युद्ध जैसे वातावरण को ही एटमॉस्फेयर जो होता है वो वॉर जैसा होता है, उसे ही कोल्ड वॉर पीरियड बोलते हैं। तो ऐसा वॉर जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अब ठीक है सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होते ही अगर दोबारा से वॉर छिड़ जाता तो वो तो हो जाता कि हाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म ही नहीं हुआ, मगर ख़त्म हुआ था। उसके बाद का जो कंडीशन थी ना, अब किसी में ताकत नहीं थी। इस डिस्ट्रक्शन जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो डिस्ट्रक्शन हुआ है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी ज़्यादा बड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर पावर का भी यूज़ किया गया। ठीक है, तो अब किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई वॉर लड़े, तो क्या था, अंदर ही अंदर एक दूसरे को काट रहे थे। तो वो है कोल्ड वॉर। अब इसका रीज़न क्या था, क्यों कोल्ड वॉर हुआ था, कोल्ड वॉर हो ही क्यों रहा था? लोगों के मन में सब कुछ ठीक होने के बाद भी इतना वो क्या चीज़ भरी हुई थी जिसकी वजह से हम बोल रहे थे कि कोल्ड वॉर चल रहा है। ठीक है, तो वो क्या था कि सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि डिफरेंट आइडियोलॉजी। उस टाइम क्या हुआ था कि जो कंट्री है, पूरा वर्ल्ड जो था वो 2 ब्लॉक्स में बढ़ गया था। ऑब्वियसली यूएस ने ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंट्री करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर को ख़त्म कर दिया था। तो इसके अंदर जो ब्रिटेन जैसे, फ्रांस जैसे जो बड़ी कंट्रीज थी वो तो एक तरीके से ख़त्म ही हो गई थी वॉर के अंदर। इटली ने एक तरीके से वो करके सारा का सारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंट है फ्रांस का वो लूट लिया था। ठीक है, हालांकि फ्रांस दोबारा जीत लिया गया, मगर वो बड़ी पावर्स की हेल्प के थ्रू जीता गया था दोबारा फ्रांस। तो एक ये दिक्कत थी। दूसरा, ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन अंदर से जर्मनी ने इसे खोखला कर दिया था अटैक पे अटैक करके। ठीक है, तो जर्मनी का भी ये सीन था कि जर्मनी में अटैक करके उसे ख़त्म ही कर दिया था, मतलब इंटरनल एक्सटर्नल भारत से भी और काफ़ी क्रोनीज जो थी वहाँ से रिवॉल्ट अंदर ही अंदर हो रहा था। इसकी वजह से बाइकआउट वगैरह मूवमेंट के से ब्रिटेन की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो भी कंडीशन थी सब एकदम ख़राब हो चुकी थी। तो वो भी अब पावर जैसी तो कुछ भी चीज़ नहीं थी। कौन बचा हुआ है? ब्रिटेन हट गया, फ्रांस हट गया, चाइना भी हट गया। ठीक है, क्योंकि चाइना भी उस टाइम एक डेवलपिंग कंट्री नहीं थी, एक इंडस्ट्रियल बेस्ड कंट्री थी जिसपे इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर का भी इशू आज भी बना हुआ है चाइना। तो चाइना को इतना उस टाइम पावरफुल नहीं थी, अभी तो पावरफुल है, थर्ड इकोनॉमी में आती है, मगर उस टाइम पर बिल्कुल भी नहीं थी। तो बचा कौन था कि एक यूएसए बचा था और यूएसएसआर बचा था। अब इन दोनों की आइडियोलॉजी भी डिफरेंट थी। ये झगड़ा ही इन दोनों की वजह से इसलिए हो रहा था क्योंकि दोनों कंट्रीज की आइडियोलॉजी अलग अलग थी।
इसने पूरे वर्ल्ड को, उसी टाइम ना एक और काम हुआ था कि काफ़ी सारी कॉलोनीज को फ्री कर दिया गया था। ठीक है, अब ब्रिटेन हार गया है तो ब्रिटेन के पास इतनी ताकत नहीं कि वो कॉलोनीज पे इम्पेरियलिज्म जिस चीज़ को फिर दोबारा कंटिन्यू करेगा। तो उसने क्या किया कि काफ़ी सारी कॉलोनीज फ्री हो गए। अब इन्होंने क्या किया कि भाई जो कॉलोनीज फ्री हो गई ना, उन्हें अपने अंदर समेटना शुरू कर दिया कि अपने जो द्वार थे वो ओपन कर दी कि भाई आप कभी भी हमारी कंट्री में शामिल हो सकते हो, आप हमारी कंट्री में। तो पूरा वर्ल्ड ना 2 ब्लॉक में कन्वर्ट होने लग गया, एक यूएसए और एक यूएसए था। अब इनके अंदर झगड़ा किस बात का था? पहले तो यही है कि हाँ दोनों ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री को कन्वर्ट मतलब अपने अंडर में लेने के लिए झगड़ा कर रहे थे। पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या था? आइडियोलॉजी। दोनों डिफरेंट आइडियोलॉजी पे काम करते हैं। जो यूएसएसआर था वो कम्युनिज्म पे बिलीव करता था स्टालिन के अंडर में, ठीक है, स्टालिन के अंदर में। और यूएसए जो था वो डेमोक्रेसी पे शुरू से ही बिलीव करता था। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री थी और डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी भी थी, ठीक है। इनको तो ईवीएस बोलते थे कि शैतानों का गढ़ है यूएसएसआर, इसलिए मतलब यूएसए के लोग इस तरह से बोला करते थे। उसके बाद 2 ब्लॉक तो था ही, ये भी यूएसएसआर। ऑब्वियसली जब 2 ही ब्लॉक होंगे तो वो आपस में पावर कंजर्व करने के लिए ज़्यादा लड़ने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे से दुश्मनी करेंगे। तो एक ये था आर्म रेस। उस टाइम पे क्या था कि जो यूएसए था ना, एक न्यूक्लियर पावर था। ऑब्वियसली उसने हिरोशिमा और नागासाकी पे न्यूक्लियर बम को यूज़ करने के बाद ना न्यूक्लियर पावर बन गया था और सब कंट्रीज उनसे डरती थी और इसलिए बोलते थे इनका ना पलड़ा हमेशा भारी रहता था यूएसए का। क्यों होता था? क्योंकि इनके पास न्यूक्लियर बम है, न्यूक्लियर पावर है। हालांकि रशिया के पास न्यूक्लियर पावर नहीं था उस टाइम पर, मगर आर्म बनाने की जो आर्मामेंट्स वेपन्स बनाने की जो रेस थी वो कंटिन्यू दोनों कंट्रीज में लगी हुई थी और ये कंटिन्यू एफर्ट कर रहा था कि कब वो भी एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बन जाए, ठीक है। स्पेस रेस ये भी था। ये दोनों जमीन पे ही नहीं आसमान में भी लड़ने के लिए तैयार थे, अंतरिक्ष में भी लड़ने के लिए, वहां पे भी स्पेस रेस कर रहे थे कि हमारा स्पेस पहले जाएगा, तुम्हारा स्पेस बाद में जाएगा। हालांकि इस रेस में जीत तो रशिया की हुई थी, रशिया का पहला पर्सन सबसे पहले चांद पे उतरा था, हाँ। मगर ये रेस को कवर कर लिया यूएसए ने बाद में, उसने भी चांद पे पर्सन को उतार ही दिया, ठीक है। मतलब इस तरीके से। अब कोल्ड वॉर होने की ये भी था एस्पियोनिस। एस्पियोनिस क्या है? अब एस्पियोनिस ये है मतलब जासूसी करवाई जा रही थी, ठीक है। वो कंट्री उस पर जासूसी करवा रही थी। वो जेम्स बॉन्ड की मूवी नहीं देखी है क्या? उसके अंदर क्या होता है कि जासूसी ही तो है, जासूसी तो होता है कि वो यूएसएसआर में जाता है जासूसी करने के लिए। तो हाँ थी तो काल्पनिक, मगर आइडिया वहीं से लिया गया था। तो जासूसी उस टाइम से शुरू हुई थी, उससे पहले जासूसी नहीं होती थी। उस टाइम के बाद जासूसी स्टार्ट हुई है कि दूसरी कंट्री अपने रॉ एजेंट को भेज रही है दूसरी कंट्री के अंदर, वो उसका पता लगा रही है, इसका पता लगा रहे हैं, उसके अंदर कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही है उसका पता हो रहा है। तो इससे क्या होता था ना कि ये जो होता था इससे भी दुश्मनी धीरे धीरे बढ़ रही थी अंदर, क्योंकि अभी ऑब्वियसली आपको दूसरी कंट्री के बीच का पता चल रहा है कि हाँ वो क्या कर रहा है, हमारे खिलाफ कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो दुश्मनी तो बढ़ेगी, ठीक है। अब यूएस की पॉलिसी भी इसका एक कारण है। अब क्या हुआ कि बहुत सारी कंट्रीज को अपने अंडर में लेने के लिए ना इनमें होड़ लग गई थी, तो कम्युनिज्म में जाए या कैपिटलिज्म को फॉलो करे, ठीक है। तो बहुत कंट्रीज को अपने अंडर में लेने के लिए यूएस ने पॉलिसी बनाई। सबसे पहले तो उन्होंने कंटेनमेंट पॉलिसी बनाई। कंटेनमेंट पॉलिसी क्या कि जो रशिया का जो बढ़ता हुआ विस्तृत रूप है ना उसे रोक लो, कि वो धीरे धीरे करके सारी कंट्रीज को अपने अंडर में ले रहा है, जितनी भी नई कंट्रीज है उनको बरगरा के अपने अंडर में ले रहा है। बरगला कैसे रहा है? उस टाइम जो कम्युनिस्ट जो थ्योरी थी ना वो बड़े लेवल पे 1950 में ये बहुत फेमस थी। सारे के सारे अग्रेसिव जो भी ग्रुप थे ना वो मार्क्सिस्ट से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। इवन भारत के अंदर भी काफ़ी सारे लोग मार्क्सिस्ट को फॉलो करते, मार्क्सिज्म कम्युनिज्म को फॉलो करते थे, तो इसकी फेमसिटी बहुत ज़्यादा थी। तो ब्रिटेन ने यूएस ने इसे रोकने के लिए एक कंटेनमेंट पॉलिसी लॉन्च की कि भाई इतना वाला जो एरिया है ना इस पर खुद कवर कर लो और यहाँ पे घुसने नहीं देना यूएसएसआर के लोगों को, ऐसा वाला, ठीक है। अब है मार्शल प्लान। अब उन्होंने सेकंड पॉलिसी यूज़ की मार्शल प्लान। मार्शल प्लान क्या है कि जब जो कंट्रीज कहते हैं डिस्ट्रक्ट हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, बहुत पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी, इनके पास फिनांस नहीं था, जो कंट्रीज नहीं अभी उभर के आई थी, अभी कॉलोनी से फ्री हुई है, इंडिपेंडेंट मिली है, उनको इकोनॉमिकली डेवलप करना था। तो उसमें क्या है मार्शल प्लान के अंडर में उनको लोन दिया जाता था,
तो यूएस ने उन्हें लोन शुरू किया देना। अब वो सोच रहा था कि ऑब्वियसली जब हम उसे पैसे देंगे किसी कंट्री को तो वो कौन कहाँ जाएगा, वो कम्युनिज्म थोड़े आता है, वो हमारी साइड आएगा, वो कैपिटलिज्म को फॉलो करेगा, वो यूएसएसआर को ज्वाइन नहीं करेगा, यूएसए को ज्वाइन करेगा। तो ये थी मार्शल प्लान, ठीक है। ट्रूमैन पॉलिसी, ट्रूमैन पॉलिसी ये देखिए, ये एग्जाम के अंदर मोस्टली पूछा जाता है कि ट्रूमैन पॉलिसी क्या है, तो ये याद रखिएगा। मार्शल प्लान ये जो है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कोई भी, किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो ट्रूमैन पॉलिसी क्या था कि ट्रूमैन पॉलिसी ये होती है कि हम तो जो भी जैसे कंट्री के अंदर, जैसे भारत में हुआ था कि तुम्हें जो भी ज्वाइन करना है, पाकिस्तान को ज्वाइन करना, पाकिस्तान को ज्वाइन करो, इंडिया को ज्वाइन करना, इंडिया को ज्वाइन करो। ऐसे ही ट्रूमैन पॉलिसी भी थी। ट्रूमैन पॉलिसी के अंदर बोला गया कि अगर किसी कंट्री के अंदर वहाँ के लोग चाहते होंगे कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए तो हम सपोर्ट करेंगे आपको, यूएस के लोग सपोर्ट करेंगे, हाँ। और अगर जैसे मतलब जैसे किंग भी चाहता होगा, किसी कंट्री का किंग है कोई, या कोई गवर्नमेंट है, वो चाहती होगी कि हम डेमोक्रेसी को फॉलो करें, वहाँ की जनता चाहती होगी कि हम कम्युनिज्म को फॉलो करें, तब भी वो गवर्नमेंट का साथ देंगे। मतलब जो भी कैपिटलिज्म को फॉलो करना चाहता होगा या डेमोक्रेसी को फॉलो करना चाहेगा, उसकी मदद यूएसए करेगी। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब दूसरा था ये कोरियन वॉर, 1962 में हुआ था। अब कोरियन वॉर में क्या था, 1953 में हुआ था, सॉरी 1953 में कोरियन वॉर हुआ था। ये भी ना ऐसा हुआ था कि चाइना के ना टुकड़े हो गए थे, चाइना की का ही पार्ट था कोरिया, तो एक साउथ में चला गया था और एक नॉर्थ में चला गया था। तो जो साउथ वाला पार्ट था ना, वो उसको ब्रिटिश ने कैप्चर, वो यूएसए ने कैप्चर किया, और जो नॉर्थ वाला पार्ट था उसे रशिया ने कैप्चर किया। वो क्यों? क्योंकि कुछ उसमें जो चाइना, जो कोरिया के अंदर थे, कुछ लोग कम्युनिज्म में बिलीव रखते थे और कुछ लोग डेमोक्रेसी में बिलीव रखते थे। तो इसके अंदर भी, इसमें जो कोरिया था ना, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जो लड़ रहा था आपस में, उन्हें लड़वा कौन रहा था? यूएस और यूएसएसआर। तो इस तरीके से भी इन दोनों के बीच में टेंशन बनी हुई थी। अच्छा, इसे प्रॉक्सी वॉर भी कहते हैं, मैंने लिखना मेंशन करना भूल गई, तो यहाँ है प्रॉक्सी वॉर। प्रॉक्सी वॉर क्या होता है? ऐसे इसी टाइप की वॉर को प्रॉक्सी वॉर कहते हैं, जहां पर दो कंट्रीज लड़ रही है आपस में, मगर उन्हें लड़वाने वाला पीछे कोई और पावर है, उसे कहते हैं प्रॉक्सी वॉर। कि आप लड़ तो रहे हो, दूसरी कंट्री को लड़वा रहे हो अपने इंटरेस्ट के लिए, मगर खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो डायरेक्टली, तो वो था प्रॉक्सी वॉर, ठीक है। तो कोरिया के अंदर भी ये था, तो इससे भी ना थोड़ा सा उनके अंदर वो अप्स डाउन जो थे, एक जो वो होता है, कहते हैं अंदर दुश्मनी की भावना, वो बनी हुई थी, ठीक है। अब उसके बाद बर्लिन वॉर। अब ये बर्लिन वॉर क्या था? क्या था कि जब बर्लिन, जो जर्मनी का पार्ट था, जब वो फ्री हुआ, तो क्या हुआ कि आधा तो वो ईस्ट यूरोप में चला गया। ईस्ट यूरोप में कौन था? रशिया था। ये, और आधा वेस्ट यूरोप में चला गया, ठीक है। और वेस्ट यूरोप में कौन था? यूएसए था। अब क्या हुआ कि बर्लिन के अंदर जो बर्लिन के लोग थे, जो कम्युनिज्म, जो ईस्ट यूरोप में शामिल होंगे तो ठीक है, मगर वेस्ट यूरोप जो था ना, जो बर्लिन जो वेस्ट में था, वेस्ट बर्लिन, उसका ना खाना पानी सब रोक दिया था, क्योंकि उसका ज़्यादा जितना भी रिसोर्सेज है वो सब रशिया से ही होके आता था। तो उन्होंने क्या किया कि एक ब्लॉकेट बना दिया, जो ईस्ट बर्लिन की तरफ है, एक ब्लॉकेट बना दिया, ताकि वेस्ट बर्लिन के लोग इससे ना कोई सामान ले ना सके खाने पीने का। तो इस तरीके से एक त्रासदी आ गई थी, फेमाइन जैसी कंडीशन हो गई थी बर्लिन के अंदर। तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर यूएसए ने एंट्री मारी और यूएसए ने इनको हेल्प करना शुरू कर दिया। इनको सारा खाना, एरोप्लेन्स, वो एयरक्राफ्ट से खाना वाना प्रोवाइड किया जाता, पानी वाली जो भी चीज़ें थी, नीड्स की चीज़ें थी, वो वेस्ट बर्लिन को प्रोवाइड कंटिन्यू करें। मगर यूएसएसआर ने तो एक तरीके से ब्लॉकेट कर ही दिया था। अब ये यूएसए उसकी हेल्प कर रहा था बर्लिन की, तो इसकी वजह से दोनों में फिर दोबारा से थोड़ा तनातनी हो रही थी, ठीक है। और ये है यूएसए और यूएसएसआर सपोर्टेड रेबल ग्रुप। हाँ, अब ये क्या है? यूएसए और यूएसएसआर एक तरीके से ना आतंकवाद को बढ़ाने में ना इन लोगों का बड़ा साथ रहा है। अब ये जो कोल्ड वॉर है, तनातनी के अंदर इन्होंने आतंकवाद को ही बढ़ावा दिया। ऐसा होता था कि जैसे किसी कंट्री के अंदर कोई गवर्नमेंट है, वो डेमोक्रेसी को फॉलो करती है, जैसे इंडिया के अंदर ही कोई हमारी जो कंट्री है वो डेमोक्रेसी को फॉलो कर रही है,
अब यहाँ के रेबल ग्रुप जो है, आतंकवादी जो ग्रुप है, वो चाहते हैं आज़ादी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, हम तो कम्युनिज्म को फॉलो करें। तो रेबल ग्रुप अगर आतंकवाद जो है वो अगर वो आज़ादी चाहता है, मतलब वो क्या कम्युनिज्म को फॉलो करना चाहता है, तो क्या करते हैं ये लोग, हेल्प करते थे। जैसे अगर किसी कंट्री के अंदर रेबल ग्रुप जो है, जो आतंकवादी जो ग्रुप है, अगर वो कम्युनिज्म को फॉलो करता था तो यूएसएसआर हेल्प करता था उसकी। और अगर किसी कंट्री के अंदर जो रेबल ग्रुप है, आतंकवादी ग्रुप, डेमोक्रेसी को फॉलो करना चाहता था, अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ जाना चाहता था, तो यूएसए उसकी हेल्प करता था। एकदम वैसे ही अफगानिस्तान के अंदर हुआ था। ये भी स्टोरी है, स्टोरी नहीं, रियल स्टोरी है, ठीक है। अफगानिस्तान के अंदर जब वो फ्री हुआ था, तो उसे अपनी साइड करने के लिए इन मुजाहिद करके एक आतंकवादी ग्रुप होता है ना अफगानिस्तान के अंदर, वो रेबल ग्रुप था, उसको सपोर्ट कौन कर रहा था, यूएसए कर रहा था उस टाइम पर, ठीक है। ये कर रहा था सपोर्ट, क्यों कर रहा था, क्योंकि वो डेमोक्रेसी को फॉलो, वो कम्युनिज्म गवर्नमेंट के खिलाफ थे। अफगानिस्तान जो था, यूएसएसआर उसे जब दबाव डाल रहा था उनकी गवर्नमेंट पे कि आप कम्युनिज्म को फॉलो करवाओ, और वहाँ के लोग और वहाँ की गवर्नमेंट भी ये चाहती नहीं थी। तो वहाँ के जो रेबल ग्रुप थे, जो लड़ना जानते थे, जो आतंकवादी थे, उनको मुजाहिदीन, कितने वैसे बड़ा आतंकवादी ग्रुप है, उनको यूएसए सपोर्ट कर रहा था, आज तक सपोर्ट कर रहा है। इसलिए पाकिस्तान का झुकाव हमेशा यूएसए की तरफ रहता है, ठीक है। उसके बाद क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, हाँ यहाँ पर जो था ना, अगर ये हो जाता ना तो थर्ड वर्ल्ड वॉर फिर दोबारा से क्रिएट होता, मगर ऐसा हुआ नहीं। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या है, क्यूबा एक जगह है, वहाँ के अंदर जो रेबल ग्रुप था वो कम्युनिज्म को फॉलो करता, मतलब वो यूएसएसआर की थ्योरी को फॉलो करता था। तो क्या हुआ, एक इलेक्शन हुआ और वो कम्युनिस्ट जो ग्रुप था वो क्यूबा के अंदर वो कम्युनिज्म गवर्नमेंट बन गई, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसको यूएसएसआर को पता चल गया कि भाई वहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी है, तो उसने क्यूबा को अपने अंडर में ले लिया। अब क्या क्यूबा से फर्क क्या पड़ रहा था, मैं बताती हूँ। क्या हुआ था कि इसको मिटाई दूँ, मेरे ख्याल से सबने नोट ही कर लिया होगा, ठीक है। तो नहीं भी नोट किया होगा तो मैं इसका एक नोट डाल ही दूंगी, जो छोटे छोटे तो है इसके अंदर। क्यूबा क्राइसिस, इससे मैं स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये अच्छा है, एक बहुत अच्छा टॉपिक 1962 में हुआ था, बहुत बढ़िया टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, इससे मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगी। बस अभी समझने के लिए समझ लो, क्यूबा यहाँ पे जगह पे थी, यहाँ थोड़ी थोड़ी जगह में यूएसए की बाउंड्री थी, इधर पूरा का पूरा यहाँ पे क्यूबा था। तो यहाँ पे अगर कंट्रोल कर लेता ना, तो जो यूएसएसआर की जो न्यूक्लियर पावर है उसके रेंज में आया था, वो न्यूक्लियर बॉम्ब के रेंज में आया था, जो कि यूएसए के लिए बहुत खतरनाक था, ठीक है। तो उसने, और यहाँ पे उसने काफ़ी सारे मिसाइल वगैरह वो भी कर दिए थे, मतलब यूएसएसआर ने क्यूबा पे कंट्रोल करने के बाद सारे यहाँ पे मिसाइल्स वगैरह अपलोड कर दिए थे। तो यूएसए की मांग थी कि अपने मिसाइल्स वगैरह यहाँ से हटा लो, नहीं तो ठीक नहीं होगा, और यूएसएसआर ने उसे हटाया नहीं। तो अब ये क्या था कि अब यूएसए अटैक करके अपना न्यूक्लियर बम छोड़कर, या ये न्यूक्लियर अटैक करके एक तरीके से बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती थी, मगर वो अटैक किसी वजह से रुक गया था, ठीक है। ये क्यूबन क्राइसिस होते होते रुक गया था, और इसका श्रेय किसी कैप्टन को जाता है। वो जब मैं इस टॉपिक को कवर करूँगी तो मैं वो जरूर बताऊँगी कि वो का श्रेय किसको जाता है, और मगर ये पूरा जो वॉर था वो इस वजह से हो रहा था और हट गया था, ठीक है। तो क्यूबन क्राइसिस होते होते हट गया था, और इसकी वजह से थर्ड वर्ल्ड वॉर क्रिएट नहीं हुआ। तो और एक मेन रीज़न ये भी है कि अब दोनों न्यूक्लियर पावर बन चुके थे, इनके पास न्यूक्लियर हथियार इतनी बड़ी मात्रा में थे कि ये पूरे वर्ल्ड को कम से कम हजारों बार तबाह कर सकते थे। इतना ज़्यादा न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर वेपन्स इन दोनों कंट्रीज़ के पास से होड़ लगी हुई थी, ठीक है। तो ये जो अपनी पावर के घमंड में एक दूसरे के साथ में जो तनातनी हो रही थी ना, उस पीरियड को कोल्ड वॉर बोलते हैं। और वो जो मैंने रीज़न सारे बताए हैं वो इसके रीज़न थे, ठीक है, डिफरेंट आइडियोलॉजी वगैरह। तो ये है पूरा कोल्ड वॉर। आज तक इसका ख़त्म नहीं हुआ है, लोग बोलते हैं 1991 में ख़त्म हो चुका था, मगर अगर मेरा पर्सपेक्टिव से देखा जाए
तो अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। तनातनी हमेशा बनी रहती है, आइडियोलॉजी की डिफरेंसेस अभी भी बने रहे हैं, ठीक है। हालांकि काफ़ी सारी कंट्रीज डेमोक्रेटिक हो चुकी है, मगर आइडियोलॉजी तो अभी भी डिफरेंट ही है, ओके। तो ये ऑल अबाउट द कोल्ड वॉर था, ठीक है। सो गाइस, कोल्ड वॉर का ये जो कॉन्सेप्ट था वो मे बी मुझे कंफर्म 100% श्योर है कि आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। और अगर आपको क्लियर नहीं हो चुका है तो प्लीज़ मुझे राइट डाउन कीजिए कमेंट में, मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के दीजिए कि अभी तक आपको क्या चीज़ समझ नहीं है। अगर मैंने कुछ भी मिस कर दिया है तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं, मैं दोबारा वीडियो बना लूँगी आपके लिए, ठीक है। क्योंकि हमारा मेन मकसद पढ़ना है, पढ़ाना है, ठीक है। तो मैं दोबारा वीडियो बना लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और अगर फिर और भी इसके अलावा भी कोई कॉन्सेप्ट है जो क्लियर नहीं हो पा रहा है तो मैं उसे क्लियर करूँगी। और दूसरा क्यूबन क्राइसिस जो था, मैं उसे बहुत अच्छे से विस्तृत रूप से फिर दोबारा अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में आपको डिस्क्राइब करूँगी, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। एंड वन मोर थिंग, मैं भूल गई थी, वैसे तो मुझे पता है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोग लाइक सब्सक्राइब तो कर ही देंगे। अगर आपको अच्छा लगा है, आपके लिए ये बेनिफिशियल रहा है तो आप वो कर ही देंगे, इसलिए मैं ज़्यादातर इसको तवज्जो नहीं देती। मगर फिर भी एज एन फॉर्मेलिटी मैं आपको बोल ही देती कि लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, ठीक है। डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर पसंद नहीं आया हो, मगर मुझे होप है कि आप लोगों को पसंद आया होगा मेरा लेक्चर और आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। थैंक यू।